पेपर नंबर 5, that is financial accounting. Financial accounting FA. देखिएगा 100 मार्क्स का आपका पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली ये आपके 4 स्टडी नोट में डिवाइडेड है। 4 स्टडी नोट हैं जिनमें आपको क्या करना है, इन बेसिक चैप्टर्स को पढ़ना है। देखिएगा आपका जो स्टडी नोट नंबर 1 है, दैट इज बेसिकली अकाउंटिंग बेसिक्स। अकाउंटिंग बेसिक्स ये आपका स्टडी नोट नंबर 1 है। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिक्स में कुछ पार्ट जो हमारा है, अच्छा ये आपके टोटल कवरेज के 25 मार्क्स को कवर करेगा। ठीक है, इसमें आपके पास बेसिक्स के टॉपिक हैं। बेसिक्स में आपका क्या हो गया, जैसे भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक्सेट्रा, जो बेसिकली आप लोग फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं। फिर उसके बाद इसी स्टडी नोट में आपके स्पेशल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग, स्पेशल ट्रांजैक्शन, ठीक है, स्पेशल ट्रांजैक्शन में हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, और इंश्योरेंस क्लेम। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन हमारे पास हैं। इसमें से आप कुछ ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं, बट मैं तो ये मान के चलूंगा कि हम फाउंडेशन में 0 हैं। ठीक है, हम सब भूल चुके हैं, पेपर दिए और भूल गए। ठीक है, तो हम इनको भी बिल्कुल 0 लेवल से ही पढ़ने वाले हैं। और ये आपका एक नया टॉपिक है, इंश्योरेंस क्लेम, विच इज ऑल्सो इन योर बीकॉम फर्स्ट ईयर। आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बीकॉम में भी आता है, जो स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर देंगे, और एज वेल एज यहां पर सीएमए इंटर में भी इसका क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। इसमें हमारा ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में आपका इसका 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिएगा, हाँ नहीं हर्षित, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन वही हैं जो फाउंडेशन के हैं, बट स्कैनर में हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं बस, बाकी बिल्कुल सेम है। कोई 2-3 क्वेश्चन अलग हैं। आपने जैसे कंसाइनमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज आपके फाउंडेशन में पूरा नहीं था, वहां केवल आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन पढ़े थे। यहां पर आप एक नया बिल, जो एकोमोडेशन बिल्स होते हैं, उनको भी पढ़ने वाले हो। बिल ऑफ एक्सचेंज सिमिलर है, कंसाइनमेंट पूरा का पूरा बिल्कुल सिमिलर है, जॉइंट वेंचर ये सब आपके सिमिलर हैं। इनके इवन क्वेश्चन भी वही हैं जो आपने फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में किए, एज इट इज वही क्वेश्चन इंटर के स्टडी मटेरियल में गिवन है, और उसके अलावा कुछ एक और क्वेश्चन गिवन है। बिल्कुल
हाँ जी बिल्कुल, जो 11th में पढ़ा वही चीजें हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज आप 11th में भी पूरा पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन में जरूर आपका पूरा नहीं था, क्योंकि फाउंडेशन में आप लोगों ने एकोमोडेशन बिल की अकाउंटिंग नहीं करी थी। चलिएगा आगे बढ़ता हूं आपके स्टडी नोट नंबर 2 पर। स्टडी नोट नंबर 2, ठीक है। यहां पर आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स ये आपका 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। देखिएगा 40 मार्क्स का आपका ये जो वेटेज है, इसमें आपके पास प्योरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स बनाने के क्वेश्चन हैं। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के हमारे पास जो चैप्टर होते हैं, नॉर्मल फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, या जिसको हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एंटिटीज। फिर दूसरा हम इसमें सीखेंगे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स। नॉन प्रॉफिट एंटिटीज कि जो एनपीओ हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरा जाएंगे पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। और फिर एक टॉपिक हमारे पास आता है यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या जिसको हम एक और नाम देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एंटिटीज में सब आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएनडल बनाना। पीएनडल एप्रोप्रिएशन बेसिकली आपके सेकंड ग्रुप के अकाउंट्स में आता है। जो आपका सेकंड ग्रुप है वहां पर जो अकाउंट्स हैं वहां पर बेसिकली पीएनडल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो यहां पर आपके 40 नंबर का जो वेटेज है वो इन 4 टॉपिक्स पर है, जो प्योरली आपको ये बताएगा कि डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। इसका भी बेसिक नॉलेज आप लोग फाउंडेशन और 11th 12th में लेकर आए हैं, ठीक है। तो स्टडी नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से एनपीओ, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट, इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आते हैं। ये जो चैप्टर हैं इसके कभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं आएंगे, डिपेंड्स। इनमें से एक चैप्टर वो अगर कम करते हैं तो वो इसका क्वेश्चन देंगे, बट चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये 40 मार्क्स के लिए। दिस इज योर स्टडी नोट नंबर 2। आइएगा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो हमारा स्टडी नोट नंबर या सेक्शन नंबर 3 है,
स्टडी नोट नंबर 3, यहां पर आपके लिए ये टोटली न्यू स्टडी नोट है जिसमें आपके पास सेल्फ बैलेंसिंग स्टडी नोट नंबर 1 बताऊं, ये लीजिए स्टडी नोट नंबर 1 ये था आपका, जिसमें अकाउंटिंग बेसिक्स हैं और साथ में ये 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग है। ठीक है, ओके आइए। अच्छा, जो स्टडी नोट नंबर 3 है आपका, ये आपके 20 मार्क्स का वेटेज रखता है अकॉर्डिंग एज पर योर स्टडी मटेरियल। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टी अकाउंटिंग, हायर परचेज अकाउंटिंग, एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये टॉपिक आपके पास स्टडी नोट नंबर 3 या सेक्शन नंबर 3 में 20 मार्क्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके लिए नए हैं। अभी मैं आपको सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि भाई इन चैप्टरों में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार हम पहले सिलेबस डिस्कस कर दें। अब देखिए कितने मार्क्स का वेटेज कंप्लीट हो गया, 25 मार्क्स, 40 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। अब बचा आपका लास्ट स्टडी नोट नंबर 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का वेटेज बचेगा इसका, 15 मार्क्स। ये लिख लिया था ना सबने। कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहां पर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ब्रैकेट में रिवाइज्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम प्यार से एस बोलते हैं। ये आपका स्टडी नोट नंबर 4 है जो कि 15 मार्क्स को कवर करेगा, जिसमें ये आपका थ्योरी का टॉपिक है जो अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स कवर करता है। और बाकी के जो आपके पास 11 नंबर से 10 से 11 नंबर का पैटर्न है
वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आता है। ये क्या होते हैं हम इन पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ये इन 4 स्टडी नोट में डिवाइडेड है। आपका स्टडी नोट नंबर 1 आपके पास अकाउंटिंग बेसिक्स और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग का है। स्टडी नोट नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्योरली ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट्स बनाना। तो 4 तरह की अकाउंटिंग हम यहां पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंटिटीज, नॉट प्रॉफिट एंटिटीज, पार्टनरशिप, फर्म और सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग। नहीं, AS10 डेप्रीसिएशन का नहीं है। AS10 का नाम है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। देखिए क्या होता था, मैं आपको बताऊं। पहले आपका 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चला करते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपका डेप्रीसिएशन होता था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका फिक्स्ड असेट का होता था। फिक्स्ड असेट का होता था। इन दोनों को रिप्लेस किया गया। ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों एस को विथड्रॉ कर लिया, विथड्रॉ किया और विथड्रॉ करके एक कंबाइंड निकाला AS10 रिवाइज्ड के नाम से। यानी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग भी पढ़ोगे एज वेल एज फिक्स्ड असेट की अकाउंटिंग भी पढ़ोगे। दोनों को इंक्लूड करके एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने निकाल दिया। तो पहले ये 2 चलते थे, इन दोनों को अब रिप्लेस कर दिया गया है। क्यों रिप्लेस किया? अच्छा अनुज, देखिए रिप्लेस करने का रीजन था हमारी ये अकाउंटिंग गलत थी। आज भी आप जो डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ते हो वो गलत पढ़ते हो, रॉन्ग चैप्टर पढ़ते हो आप। तब जाकर इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आप क्या गलत पढ़ते थे। बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत चीजें, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है आपका ये, पढ़ने में मजा आएगा। पूरे लॉजिक से हम जाएंगे। आप लोगों ने बचपन में जो अकाउंट्स पढ़ी है वो विदाउट लॉजिक पढ़ी है। विदाउट लॉजिक इन द सेंस कि आपको उनके होने के पीछे का रीजन नहीं पता। मैं यहां पर आपको अकाउंट्स में कुछ भी रटाने वाला नहीं हूं। वी आर गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट कि भैया अगर ऐसा हुआ तो रीजन क्या थे उसके पीछे। अगर मान लो जैसे अभी अनिल ने पूछा कि क्यों हटाया गया, तो क्यों हटाया गया, तो 100% कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा होगा जिसको ICAI ने विथड्रॉ करके नया किया। गलत क्या था? कई चीजें गलत थी, लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि गलत क्या था। सुनना, मैं यहीं से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चालू करता हूं। मान लो अब आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। जो क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, किसने पूछा? अनुज ने पूछा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हम इनको विथड्रॉ करें और एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं। तो मैं पहले इसी बात का आंसर दे रहा हूं। धीरे धीरे मैं आपको हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो अप्रोक्स 2 to 3 क्लासेस हम टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपने चैप्टर को समझेंगे, हमें इन चैप्टरों में करना क्या है। आइए मान लीजिए ये एक पर्सन है मिस्टर ए, इन्होंने एक असेट परचेज की। आइएगा, उस असेट का हम नाम रखते हैं प्रोजेक्टर। चलिएगा, जानते हो ये प्रोजेक्टर जो आपने लगाया ये 30,000 का था। एक बात बताओ,
एट प्रेजेंट आप क्या करते हो, इसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ जोड़ते हो, ढूंढते हो। एस्टिमेटेड लाइफ, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आपने बोला एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल। बताइए, हाँ स्क्रैप मान लो, एक बार मैं स्क्रैप को एक बार इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, तो बताओ आप डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हो? आप बोलते हो 30,000 डिवाइड डिवाइडेड बाय 5, पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 6,000। यही करते हो आप अभी तक। मैं बोल रहा हूं ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। हाँ लेकिन ध्यान रखना, कहीं आप 11th वाले बच्चों को और फाउंडेशन वाले बच्चों को आप समझाने लग जाओ कि यार गलत पढ़ रहे हो। अभी भी वो चैप्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको पढ़ना है। जब मैं आपको डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो यही पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं इसकी नई अकाउंटिंग यहां आपको पढ़ाऊंगा तो चेंज है। अब क्या गलत कर रहे थे आप वो सुनना। जानते हो प्रोजेक्टर में एक तो लेंस होता है, एक उसकी बॉडी होती है, एक वायर्स होते हैं। बोलो एग्री और नॉट? 3 मेजर पार्ट हैं कि नहीं है प्रोजेक्टर के? लेंस होगा, उसकी जो प्लास्टिक बॉडी होगी बाहर की, और वायर। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये मानते हो कि हर पार्ट की लाइफ 5 साल ही होगी? नो सर। मैं आपको और भी क्लियर करता हूं। जानते हो ये जो लेंस होता है ना, इसकी लाइफ मान लो 2000 आवर्स है, 2000 आवर्स है। लेंस की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद आपको उस प्रोजेक्टर का लेंस चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोजेक्टर वर्क नहीं करेगा। समझ रहे हो? लेंस को चेंज करवाओगे तो ही प्रोजेक्टर वर्क करेगा। अब हुआ क्या कि 2000 आवर्स की लाइफ है, और मान लो मैंने प्रोजेक्टर काम में लेना चालू किया। एवरी ईयर मान लो फॉर एग्जांपल मैं 500 आवर्स प्रोजेक्टर के द्वारा स्टडी करवा देता हूं। बताओ लेंस कितने साल बाद खराब हो जाएगा? हर साल 500 आवर्स में लेंस का यूज करता हूं, और लेंस 2000 आवर्स चल सकता है, तो कितने साल बाद लेंस खराब हो जाएगा? 4 साल बाद। तो क्या आपको नहीं लगता कि लेंस की कॉस्ट को मुझे डिवाइड बाय 4 करके डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए? ये इसकी लाइफ तो हो ही नहीं सकती 5 साल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब ये एएस रिवाइज्ड हुआ ना, तो इसने क्या बोला, आप एक पूरी असेट को लेकर और उस पर एक साथ डेप्रीसिएशन लगा देते हो, जबकि उस असेट के कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो उससे कम समय में ही रिप्लेस करने पड़ जाएंगे। हो सकता है कुछ पार्ट ऐसे हों जिनमें ज्यादा समय आपको लगे। तो जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बनाया गया तो इसने क्या बोला, डेप्रीसिएशन विल बी allowed on each component separately। बताओ क्या आपको नहीं लगता लॉजिकली यही बात ठीक है? आप लेंस को भी डेप्रीशिएट 5 सालों में कर रहे हो, लेकिन लेंस तो 4 साल में ही खराब हो जाएगा, तो लेंस का डेप्रीसिएशन तो 4 सालों में हो जाना चाहिए। मान लो वायर ऐसे हैं 2 साल में गल जाएंगे वायर, आपको चेंज करवानी ही पड़ेंगी उनकी लीड, तो भैया वायर की कॉस्ट को हाउ वाई डिवाइड बाय 5, वायर की कॉस्ट डिवाइड बाय 2 होनी चाहिए। इसलिए आपको अपने डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग को रिवाइज्ड करना पड़ा। बोलो मेरी बात समझ आई? बताइए आप,
कोई भी डाउट हो पूछे, हालांकि मैं इनको सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बस मैंने तो अभी एक अनुज ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया। हमारी अकाउंटिंग गलत है, हम बोलते हैं पूरी असेट को डिवाइड बाय 5 कर दो। कैसे कर दो भाई? उस असेट में कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनकी लाइफ 5 होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ 3 होगी। तो आपको नहीं लगता कि उस कंपोनेंट का डेप्रीसिएशन उतना ही आना चाहिए? और इसी अकाउंटिंग को नाम दिया गया कंपोनेंट डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सबसे मेन अकाउंटिंग थी। बहुत बड़ा चेंज किया इन्होंने। ये कॉन्सेप्ट यही था, आपकी पूरी एसेट को एक साथ डेप्रिशिएट मत करो, आप ये ढूंढो उसमें मेजर क्या क्या लगा हुआ है। कंपनियों में पूछो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बताएंगी। एक कार है, कार नहीं रहेगी अब, कार नहीं रहेगी अब। कार को कार के रूप में डेप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, आपको कार के कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे एंड डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन कंपोनेंट। चलिएगा, लेटर ऑन मैं इस पर और डिटेल में चर्चा करूंगा। आओ थोड़ा और बातें करते हैं। आपके लिए ये जो अकाउंटिंग है ना, ये टोटली नई अकाउंटिंग है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हम चीजों को अकाउंट्स में एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट के आधार पर ही प्रोविजन चलते हैं। अगर आपका एस्टिमेट गलत हुआ तो वी कैन चेंज अवर प्रोविजन। लो मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। बचपन में याद करो, आप बेड डेट्स का प्रोविजन बनाते थे। बचपन में आप बेड डेट्स प्रोविजन बनाया है क्या आप लोगों ने? बनाया है। आप ये मानते हो कि हमारे पास मान लो 50,000 के डेटर्स हैं और 5% का हम प्रोविजन मानते हैं, मतलब 2,500 रुपए डूब जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या एक्चुअल में ये 2,500 डूब ही जाते हैं क्या? मे बी पॉसिबल इतना ही डूबे, मे बी पॉसिबल बेड डेट्स इससे कम हो, मे बी पॉसिबल बेड डेट्स इससे ज्यादा हो। और इसीलिए जानते हो प्रोविजन को बार बार रिवाइज किया जाता है। प्रोविजन को रिवाइज किया जाता है हर साल। आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे शायद फाइनल अकाउंट्स में, कि अगर आपको 2 साल का डेटा दे रखा है, आपको लगता है पहले साल आपने 3% प्रोविजन बनाया, बट सेकेंड ईयर में एस्टिमेशन चेंज हो गया और 5% प्रोविजन अब आप बनाना चाहते हो, या पहले 5% बनाते थे, अब आपको लगता है कि नहीं हमारे डेटर्स अच्छे हैं, बेड डेट्स नहीं होगा, आपने प्रोविजन को कम कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोविजन जो होता है ये प्रूडेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा डर सता रहा है, भाई प्रोविजन किस चीज के लिए बनते हैं? डर के लिए बनता है। आओ आपको एक और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोगों ने फाउंडेशन का पेपर दिया है, ईमानदारी से बताना डर किस किस को लग रहा है? डर किसका? डर इस बात का, पेपर आपने दिया, समझ लो आप बात को, तो आप ही अच्छी तरह से जानते हो कि आपने पेपर कैसा किया। देखो यश ने बोला मुझे डर लग रहा है, लग रहा है ना? अब अगर आज आपको डर लग रहा है तो सोचिए आप क्या करते हो। आपको ये लगता है कि यार डर लग रहा है लेकिन मुझे सीए में तो बनना है, क्यों ना मैं काम करूं कि यार मुझे मैथ्स में डर लग रहा है, मेरे बाकी पेपर तो बहुत शानदार हुए हैं, मैथ्स में डर लग रहा है। आप अभी से थोड़ा थोड़ा रोज 1 घंटे मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो।
आप क्या कर रहे हो जानते हो? इस डर के अगेंस्ट अपने आप को सुरक्षित कर रहे हो कि यार कल को रिजल्ट आया और खुदा ना खास्ता मेरे नंबर नहीं आए, तो मैं अभी से जो मैथ्स पढ़ूंगा ये मुझे फ्यूचर में फायदा देगी। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? इसे ही कहते हैं प्रोविजन बनाना, इसे ही कहते हैं प्रोविजन बनाना। बस प्रोविजन और कुछ नहीं है। आपने अपने डर को हटाने के लिए उसके अगेंस्ट कुछ काम करना चालू कर दिया, ताकि कल को अगर वो डर सही हो जाए तो आपने उसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। दैट इज प्रोविजन। बट एक बात बताओ, क्या मैथ्स को पढ़ना ये बता देगा कि आप फेल हो ही गए हो? क्या आप कंफर्मली कह सकते हो कि अगर आपने मैथ्स पढ़ ली तो इसका मतलब अब भगवान ऊपर से आएंगे, बोलेंगे भैया तूने तो मैथ्स पढ़ी ली है तो दोबारा पेपर दे ही देना? तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर? बिल्कुल। इसलिए हम प्रोविजंस पर बात करते हैं। चलिएगा, तो प्रोविजंस जो होते हैं, जो प्रोविजंस आप बना रहे हो, वो प्रोविजंस केवल आपके प्रूडेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। इन प्रोविजंस में लेटर ऑन चेंज कर दिया जाता है। आओ, तो अब मैंने आपको ये आपका पूरा सिलेबस समझाया है कि आपके पास बेसिकली 4 स्टडी नोट में ये कवर है। 25 मार्क्स अकाउंटिंग बेसिक्स होंगे, 40 नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के चैप्टर्स हैं, 20 मार्क्स में कुछ अलग स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं आपके, और 15 नंबर में आपके पास 2 अकाउंटिंग है, कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड एज वेल एज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप सभी को आपका सिलेबस कंफर्म है। अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर बात करेंगे और उस एक एक टॉपिक पर चलेंगे कि भाई हाँ, इन टॉपिक्स में हमें कैसे कैसे कवरेज करना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर आपको किसी को कोई भी बात पूछनी है तो अभी बता सकते हैं आप मुझे, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कि आपको इन चैप्टर के रेस्पेक्ट में कोई भी बात, कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है सबको? तो आइएगा, हाँ बिल्कुल आर्ची, प्रूडेंट और कंजर्वेटिव एक ही नाम है, बिल्कुल। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव या प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, ये दोनों एक ही चीज होती है आपकी, बिल्कुल। आइएगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपके बीकॉम के शायद पार्ट में है, बट आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है ना? इंटर लेवल में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग आपको नहीं बताई जाती है। आइएगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं, चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंटिंग। हम पहले थोड़े नए चैप्टर करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। बाकी जो फाउंडेशन के चैप्टर हैं वो हम थोड़ा लेटर ऑन। रॉयल्टी अकाउंट 99% इन एग्जाम। सिक्स से 10 मार्क्स का वेटेज का क्वेश्चन। देखिए वैसे तो 100% ये हर पेपर में आ रहा है, फिर भी मैं 1% छोड़ रहा हूं। कई बार क्या होता है, हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा एक कदम आगे चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंटिंग। अच्छा,
पहले आप मुझे बताएं, क्या आप में से किसी ने रॉयल्टी वर्ड सुना है कभी? रॉयल्टी, लिखना नहीं है अब आपको कुछ भी, बताइए रॉयल्टी क्या होता है, बताइए। सुना है, बताइए मुझे, व्हाट इज रॉयल्टी? एक्सपीरियंस। बोलिए कोई भी, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं। एक सर गुडविल का एग्जांपल ले सकते हैं? नहीं, गुडविल इज सेपरेट फ्रॉम द रॉयल्टी। बोनस नहीं, बोनस नहीं, रॉयल्टी नहीं है, नहीं। सब हर्षित जैसे रेंट होता है वो टाइम बेस्ड पे दिया जाता है, लाइक 1 ईयर तक रेंट का एग्रीमेंट होता है। रॉयल्टी का उससे ज्यादा टाइम के लिए एग्रीमेंट होता है यूजुअली। अच्छा, देखिएगा थोड़ा और हम इसको अच्छे से बात करते हैं, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। देखो बेसिक एग्जांपल से बात करता हूं। देखो क्या है, जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने अकाउंट्स की एक बुक लिखी है, अकाउंट्स बुक। बताइए, क्या अगर ये बुक मैंने लिखी है तो क्या इस बुक के राइट्स मेरे पास हैं या नहीं है? यस सर। मेरे पास है। अब क्या हुआ कि मैंने इस बुक को प्रिंट करने का राइट किसी को दिया, प्रिंट एंड सेल। क्योंकि देखो भैया, मैं तो कोई बेचने थोड़ी जाऊंगा घर घर, मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा? मैंने तो एक बुक लिख दी। अब मैंने ये सोचा कि यार क्या करूं मैं, मुझे इसको बेचना है। मैंने इस पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट किया, तो रॉयल्टी इज एन एग्रीमेंट। मैंने इस पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया कि देख भाई, तू मेरी अकाउंट्स की बुक को सेल करेगा, ठीक है, और जो भी इसकी सेल वैल्यू होगी उस सेल वैल्यू का 20% मुझे एज रॉयल्टी देगा, एज रॉयल्टी देगा। यानी एक तरह का आप किराया मान लो कि भैया ये मेरे राइट मैं इसे दे रहा हूं, तो इससे बदले में मैं जो रिसीव करूंगा उस अमाउंट को हम बोलते हैं रॉयल्टी। बुक्स के रेस्पेक्ट में ये रॉयल्टी रिकवर की जाती है। और समझना, मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास कोल माइंस हैं। कोल माइंस जानते हो, कोयले की खान। इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? कोल। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, कोल के एक्सट्रैक्शन का अधिकार दे दिया। अब भैया कोल का एक्सट्रैक्शन होगा तो प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा कोल का? तो मिस्टर एक्स ने इस पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया कि भैया तुम जितना प्रोडक्शन करोगे तुम्हें मुझे 8 रुपए पर टन ऑफ कोल रॉयल्टी देनी पड़ेगी। मुझे एक पेमेंट करना पड़ेगा, जितना कोयला तुम इस माइन से एक्सट्रैक्ट करोगे, बाहर निकालोगे, हर टन पर 8 रुपए मुझे दोगे। तो ये अमाउंट जो ये पर्सन अपने असेट का यूज करने का राइट देने के बदले में रिकवर कर रहा है, उस अमाउंट को हम रॉयल्टी बोलते हैं। मुझे बताओ, ये अकाउंट्स की बुक मेरी असेट है कि नहीं है?
यस सर। ये कोल Yes, sir. माइन, ये कोल माइन मेरी एसेट है कि नहीं है? मैं ओनर हूं इसका। Yes, sir. मैंने क्या किया, इस काम को किसी दूसरे को सौंप दिया, मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने ये काम किसी दूसरे को, मैंने अपनी एसेट के प्रोडक्शन, उसकी सेल, उससे जुड़े हुए राइट्स किसी दूसरे व्यक्ति को एक एग्रीमेंट के तहत दे दिए, तो मैं सामने वाले से जो रिकवरी करूंगा वो रिकवरी किस नाम से जानी जाएगी? रॉयल्टी के नाम से जानी जाएगी। बोलिए, लिखना अभी कुछ नहीं, मैं कल से आपको पूरा एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा। आप एक प्रॉपर कॉपी बना लेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस वगैरह, प्रॉपर थ्योरी, हर चीज को कवर करेंगे। कई बार क्या होता है, हम जब अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल से चालू करते हो, थोड़ी बहुत बातें लिखी और प्रैक्टिकली चालू, बाद में जब इसके आप क्वेश्चन करते हो तो टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती है। तो हम प्रॉपरली हर एक चीज को लिखेंगे कि भैया क्या क्या टर्म्स यहां पर काम आएंगी, कैसे कैसे उनकी डीलिंग होगी। और सभी बिल्कुल अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे ताकि हम उसमें एक प्रॉपर तरीके से अपने सारे स्टडी मटेरियल, स्कैनर, मेरे एग्जाम्पल, हम सबको कवर करेंगे। तो बताइए, रॉयल्टी का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ? यानी मैं अगर बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक एग्रीमेंट है जिसमें मैं अपनी असेट के यूज करने के अधिकार को किसी को देता हूं और उस अधिकार के बदले में मैं उससे एक रेंट ले रहा हूं। रॉयल्टी जस्ट लाइक अ रेंट हो गया, बट बेस्ड ऑन सम अदर फैक्टर। जैसे बुक्स की रॉयल्टी सेल वैल्यू पर बेस्ड होती है, कोल माइंस की रॉयल्टी प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन पर बेस्ड होती है। तो यहां पर मैं जब अपनी कोई भी असेट किसी को यूज करने के लिए दे रहा हूं, उसके बदले में मैं सामने वाले से जो चार्जेस लूंगा उसे हम क्या बोलेंगे? रॉयल्टी एग्रीमेंट बोलेंगे। बताइए, यहां तक क्लियर है बिल्कुल बात? यस सर। कल हम इसको प्रॉपरली लिखते हुए एक एक टर्मिनोलॉजी के साथ बात करेंगे। सिलेबस आप लोगों ने सभी ने उतार लिया है ना, कि आपके पास टोटल ये कंटेंट है इस सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही। कल हम अपना पहला चैप्टर प्रॉपरली लिखकर स्टार्ट करेंगे, विच इज फॉर रॉयल्टी अकाउंटिंग।